अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप के आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक स्टूडेंट्स है जो मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ वो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पिछले नॉर्मल के लेक्चर में मैंने डिफ़ाइन किया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने स्टूडेंट्स डिफ़ाइन किया था कि बेल कर्व होती है जिसमें मीन, मीडियन और मॉड जो है वो बराबर होते हैं, जिसको हम नॉर्मल कर्व बोलते हैं और सिमेट्रिक कर्व भी बोलते हैं। उसी कर्व की स्टूडेंट्स आज जो है मैं बात करने जा रहा हूँ, उसके थ्रू इंशाल्लाह सेंट्रल लिमिट थ्योरम को डिफ़ाइन करूँगा मैं कि वो क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं, वो ये है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है ये बेसिकली डील करता है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, कि डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या है, ठीक है। इधर वो स्क्यूड है या नॉर्मल है। स्क्यूड कर्व का आपको पता है कि वो क्या होती है, कि हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है उसकी कर्व इस तरह की कोई आ गई, हो सकता है उसकी कर्व ऐसी कोई आ गई, ठीक है, हो सकता है उसकी कर्व जो है वो इस तरह की आ गई। इनके अलावा भी स्टूडेंट्स कोई भी कर्व बन सकती है, स्क्यूनेस किसी भी तरफ जा सकती है। मैंने ये दो कर्व्स इसलिए बनाई कि हमें पता है क्योंकि ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड की कर्व्स हैं, सही है। तो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कर्व, और ये नॉर्मल कर्व। तो हमने चेक करना होता है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम किस शेप के साथ डील कर रहा है, ठीक है। बेसिकली शेप ये होती है, इसके साथ डील करता है, क्योंकि जैसे जैसे इसके बारे में हम जो है सुनते आए हैं कि जैसे जैसे सैंपल साइज़ को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे हम पॉपुलेशन पैरामीटर को अप्रोच करते जाते हैं, नॉर्मल कर्व को अप्रोच करते जाते हैं। तो हम इससे मतलब ये लेते आए हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स इसका मतलब ये समझते हैं कि सैंपल बढ़ाना मीन्स के पॉपुलेशन में से जो सैंपल ड्रा करना है ना उसकी वैल्यू आप बढ़ाते जाएं, ठीक है। 100 का सैंपल लिया है, फिर आप ऐसा करें आप 500 का सैंपल ले लें। तो स्टूडेंट्स हम एक्चुअली बात करते हैं किसकी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की बात करते हैं। जब हम सैंपल साइज विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट लेंगे तो तब जो है हम देखते हैं कि वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाता है। जैसे जैसे उस सैंपल साइज़ जो ड्रा होने हैं, मींस के सैंपल का साइज़ 2 है, एट अ टाइम 2 नंबर्स हमने पेयर्स ड्रा करने हैं विद रिप्लेसमेंट, 3 है, 4 है, 5 है। अगर 5 के साथ सही नहीं नॉर्मल बन रही हम उसको 10 कर देते हैं, then 20 कर देते हैं। इस तरह हम आज इंशाल्लाह देखेंगे इसमें। तो विदाउट और विद का पहले मैं आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। यहाँ पर हम विद रिप्लेसमेंट जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे, विदाउट क्यों नहीं करते। देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट जो होती है ना उसमें पॉपुलेशन का 10% मीन्स के पॉपुलेशन की 10% यानी कि लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी होती हैं फिर उसमें, ठीक है, सही है। तो फिर ये होता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट में वो बहुत मुश्किल से उसको अप्रोच कर पाता है, सही है। तो विद रिप्लेसमेंट में ये होता है कि वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती जाती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, तो वो नॉर्मल कर्व को अप्रोच करता है। तो बेसिकली विद रिप्लेसमेंट ही सैंपल जो है इसमें लिया जाता है। तो इसके मैं कुछ कंटेंट्स लिख के इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि हमने इसमें जो है वो क्या क्या मीन्स में स्टेप करने होते हैं कि जहाँ से हमें पता चलता है कि जी ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो अप्लाई हो रहा है, कब अप्लाई होता है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो डील करता है शेप्स के साथ। हाउ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम डील्स विद द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसका आंसर अब करने लगा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिंपल से स्टेप है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन, हमारे पास पॉपुलेशन होती है, सही है। पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, सैंपल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। सैंपल्स ड्रा कर लेते हैं, डिफरेंट सैंपल्स। इधर वो सैंपल साइज 2 है, सैंपल साइज 3 है, जो भी है, सही है। सैंपल्स ड्रा कर लिए। सैंपल ड्रा करने के बाद हम स्टूडेंट्स उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन किसकी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन के एक्स बार। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कब बनेगी,
इससे पहले हमने सैंपल्स ड्रा करने के बाद क्या फाइंड आउट करना होता है, ये आप माइंड में बात रख लें कि सैंपल्स जब ड्रा कर लेने हैं उसके बाद हमने क्या करने हैं, मीन्स ऑफ ईच सैंपल, हर सैंपल का मीन जो है हमने अलग अलग से फाइंड आउट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे सैंपल साइज आ जाता है 2, 4, 5, 7, 6, 10, इस तरह से एग्जांपल के तौर पे इसका भी मीन निकालें, इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, इसको भी, तो इनके अलग अलग मीन निकल आएंगे। इसका ये मतलब है। मीन निकालने के बाद आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। अब उस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ को आप प्लॉट करते हैं कर्व के अंदर, आप एक्सिस के अंदर जो है वो प्लॉट करते हैं। यहाँ पे आप रख लेते हैं सैंपल मीन्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे वाई पे आप रखते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप फिर ड्रा करते हैं, यहाँ पे सेंट्रल में जो है वो वैल्यू म्यू की आ जाती है। पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिफाइंड होता है। तो फिर आप इनको ड्रा करते हैं तो उनकी शेप फिर आप देखते हैं वो नॉर्मल बन रही है या वो नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है, मीन्स के इस तरह की बन तो नॉर्मल रही है बट फ्लैटी शेप बन रही है। इसको आपने मतलब उस शेप में लेके आना है, नॉर्मल शेप में, कि इसके कर्टोसिस 3 के बराबर हो जाए और इसकी स्क्यूनेस 0 हो जाए, ठीक है। स्क्यूनेस तो 0 यहाँ पे भी है बट कर्टोसिस यहाँ पे कम है ना। तो कर्टोसिस जब 3 होते हैं, स्क्यूनेस 0 होती है, तो वो नॉर्मल कर्व होती है। तो हमने इसको अप्रोच करवाना है नॉर्मल की तरफ। तो हम क्या करेंगे, ये जो सैंपल का साइज़ है हम उसमें सैंपल्स ड्रा करते हैं डिफरेंट साइज़ को। तो इस साइज़ को बढ़ाते जाते हैं, फिर उनके मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। मज़ीद बढ़ा के वो एग्जांपल में इंशाल्लाह क्लियर होगा आपको। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। तो ये सिनेरियो होता है बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने का, सही है। तो हम फिर क्या करते हैं, जब हमें पॉपुलेशन जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता ही नहीं होता, सही है ना। अब हम पॉपुलेशन तो ले रहे हैं, इस पॉपुलेशन की हमें डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता कि वो क्या है, वो नॉर्मल है, वो बाइनोमियल पाइथन जो भी है हमें नहीं पता, सही है। तो हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लार्ज सैंपल अप्रॉक्सीमेशन, मींस के सैंपल लार्ज कर देते हैं। लार्ज सैंपल का स्टूडेंट्स क्या मतलब है, ये प्रीवियस जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का लेक्चर था उसमें भी मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक में बताया था कि हम जी और टी टेस्ट यूज़ करते हैं। जब एन आपका लार्ज हो तो आप जी यूज़ करते हैं, एन स्मॉल हो तो टी। एन लार्ज का मतलब बेसिकली क्या बताया था मैंने कि व्हेन n इज ग्रेटर देन 30, जब n 30 से ग्रेटर हो जाएगा इसका मतलब है वो लार्ज सैंपल आप ले रहे हैं, सही है। तो इसमें फिर लार्ज सैंपल करेंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या बन जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ मूव कर, जैसे जैसे हम लार्ज करते जाएंगे नॉर्मल की तरफ मूव करते जाएंगे, सही है। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पहले डिफाइन कर दी गई थी पिछले लेक्चर में भी और नॉर्मल के लेक्चर में भी। ये नॉर्मल कर्व है, दरमियान में इसका मीन म्यू है, सही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना इसकी सैंपल्स यहाँ पे लगा लेते हैं, सैंपल वैल्यूज़, और यहाँ पे हम जो है वो मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कर्व कैसे बना रहा हूँ। ये अभी जो मैंने बनाई थी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, यहाँ पे सैंपल साइजेस आ जाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे सैंपल साइज आप बस याद रखें। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये सेंट्रल पॉइंट है और इसके यहाँ पे यूं ये वही बात है जो पहले बताई हुई है आपको, सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, सिग्मा 2 सिग्मा। जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन को बढ़ाते जाएंगे म्यू प्लस माइनस सिग्मा, तो हमें पता है कि ये जो है ये 68% जो है पॉपुलेशन का जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसका 68% डाटा इस रेंज के अंदर जो है वो लाई करेगा, ठीक है। जब हम इस रेंज की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं रेंज को, यहाँ से आप कह लें कि यूँ, तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो तकरीबन
95% पॉपुलेशन डाटा कवर होता है। तो जब हम 3 सिग्मा कर लेते हैं, मज़ीद बढ़ा देते हैं, तो वो 99.7% डाटा जो है वो उसका टोटल पॉपुलेशन का कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था। हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है कि नॉर्मल कब बनती है, तो इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल ले के हम उसको कैसे देख सकते हैं कि वो बन रही है कि नहीं। ठीक है, अल्लाह अकबर। अच्छा, तो मैं इसको अब जो है रेस कर देता हूँ, क्योंकि ये पहले आपने देखी हुई है शेप, और इसकी एस्पेक्ट्स जो मैंने बनाए हैं वो भी आपको पता है कि कैसे होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल इसकी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोट करता हूँ। आप कह लेंगे फ़र्ज़ किया, फ़र्ज़ करें आप एजेस ले लें, आप CGPAs ले लें, आप जो है वो परसेंटेजेस ले लें मार्क्स की। ठीक है, परसेंटेजेस की बात कर लेते हैं, बल्कि हाइट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये इसकी मेन हेडिंग है हाइट्स ऑफ स्टूडेंट। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, वो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हाइट्स ऑफ स्टूडेंट लेते हैं। फ़र्ज़ किया जी हमारे पास टोटल जो है ना, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। सही है, एक कॉलेज से, एक यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो स्टूडेंट ड्रा कर लिए हैं। आप कह लें कि 50 हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और आपने सैम्पल साइज़ क्या लिया उसमें, एट अ टाइम आप हाइट चेक कर रहे हैं कितने स्टूडेंट्स की, एट अ टाइम आप 4 स्टूडेंट्स की, 50 में से कोई से 4 बुला लिए आपने, फिर दोबारा कोई से 4 बुला लिए, फिर दोबारा कोई से 4 बुला लिए, एंड अगेन इस तरह आप चलते जाएंगे। ठीक है, अब ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो रही है। सही है, तो 50 की पावर 4 करें, कितने ज़्यादा सैंपल बन जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे हाइट्स की। तो मैं यूँ इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि लेट्स से हमने पहला सैंपल लिया। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि जो 50 टोटल हैं और ये सैम्पल साइज 4 है, इनकी मैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैं सैम्पल्स ड्रा कर रहा हूँ। जो सेकंड स्टेप था कि सैम्पल पॉपुलेशन में से ड्रा करते हैं, तो पहला सैम्पल लेट से हमने साइज़ 4 का वो क्या ड्रा किया कि पहला स्टूडेंट जो है उसकी 50 इंचज़ हाइट थी। ठीक है, सेकंड 51.7 इंचज़ हाइट थी। ठीक है, 53 इंचज़ हाइट थी। ठीक है, देन 50 इंचेस हाइट थी। ये रिपीट भी हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट से 2 दफ़ा पूछ लें। ठीक है, अच्छा, सैम्पल 2 ले लिया, 60 इंचेस, 51.7, 54। इसी तरह से आप सैम्पल ड्रा करते जाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप लेट से आप 1000 पे चले जाते हैं, आप 1000 जो है वो सैम्पल जो लेते हैं S1000, वो आपका आ जाता है जी 60 इंचज़, या जो भी मीन्स के 1000 जो है वो सैम्पल, वो कुछ भी आ जाता है। सही है ना, आप उसका मीन ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी सैम्पल आप ड्रा कर सकते हैं। अब इसके हमने क्या करने हैं, उसके बाद मैंने कहा था कि आपने सैम्पल्स ड्रा करने के बाद मीन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आप इसकी एवरेज निकाल लेंगे। अब सपोज़ करें इसकी एवरेज क्या आती है, लेट से फ़र्ज़ किया, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। फ़र्ज़ किया इसकी एवरेज हमारे पास आ जाती है जी 51.3 फ़र्ज़ किया। ठीक है, ये इसकी हाइट आ जाती है। इसी तरह से इसकी सपोज़ किया 52 आ जाती है। अब ये किसके बराबर है, x बार 1 हमारा 51.3 इंचज़ है, x बार 2 हमारा 52 इंचज़ है, x बार 3 निकाल लें, वो आपका 52.6 इंचज़ आ जाएगा, x बार 4 निकाल लें, वो लेट से आपका 50.9 इंचज़। इस तरह से आप चलते जाएंगे, जो x बार 1000 होगा वो आपका लेट से आप कह लें 53 इंचज़ आ गया। ठीक है, अब ये जो हैं आपने मीन निकाल लिए, जितने भी सैंपल ड्रा करने हैं आपने 1000 तक ड्रा कर लिए, आपने क्या किया जी, इसके मीन निकाल लिए। अब आप एक कर्व बनाते हैं,
इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप कर्व बनाते हैं, ठीक है। उस कर्व में आप देखें कि सेंटर में जो है वो वैल्यू लाई कर रही है, वो किसकी है, म्यू की, पॉपुलेशन का मीन, वो कुछ भी हो सकता है। अब ये जो वैल्यूज़ है, इस बात पे गौर करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये रिपीट भी हो सकती हैं बार बार। हो सकता है मीन 51.3 इंचज़ आया, आगे एक्स 5 6 7, आगे कहीं जाके ये 5 दफ़ा दोबारा ऐसा ही मीन निकला हो, 6 दफ़ा दोबारा ऐसा ही निकला हो, ये दोबारा 50.9 10 दफ़ा निकला हो, 53 आपका 20 दफ़ा निकला हो, 100 दफ़ा निकला हो। तो मीन्स कि ये रिपीट हो सकते हैं बार बार ना, मीन्स बार बार रिपीट हो सकते हैं क्योंकि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि म्यू है, म्यू की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब ये वैल्यूज़ जो है सपोज किया इसके इर्द गिर्द जो है ना यहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे कहीं पे भी ना 50 हो गया, 51 हो गया, ठीक है, 60 हो गया, 59.6 हो गया, इस तरह से ये वैल्यूज़ लाई कर रहे हैं और ये वैल्यूज़ बार बार जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, ये बार बार। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि 51 जो है ये इतनी दफ़ा आ चुका है, ज़्यादा दफ़ा आप उसकी यहाँ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है, मींस कि यहाँ पे इस वैल्यू को मैच कर रहा है, तो 50 जो है वो 5 टाइम आया, उसके सामने तक आप उसको लाइन लगा देते हैं। तो इसकी जो यहाँ पे कर्व बनेगी ना, ये तो एक्चुअली नॉर्मल कर्व है, मैं आपको इसमें से समझा रहा हूँ कि इसकी जो यहाँ पे शेप बनेगी ना वो ये बन रही है। अब देखिए ये जो शेप बन रही है तकरीबन नॉर्मल की शेप बन रही है, यानी कि शेप हमें वहाँ से पता चल रहा है कि नॉर्मल है, बट एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं है, इसके कर्टोसिस नॉर्मल वाले नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसके कर्टोसिस बढ़ाने, इसको नॉर्मल की तरफ मूव करना है हमने, सही है। तो नॉर्मल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सैंपल, हाँ ये वो बात है, जैसे जैसे सैंपल बढ़ाएं पॉपुलेशन की तरफ मूव करते जाते हैं, हम इसका सैंपल बढ़ा देंगे। सैंपल साइज़ क्या लिया था, 4, आप ऐसा करें, आप सैंपल साइज़ आप कह लें 20 ले लें, आप सैंपल साइज़ 30 ले लें, बढ़ा दें। आप जब सैंपल साइज़ 30 ले लेंगे, जब व्हेन n अप्रोचेस 30, यानी कि आप कह लें कि n इज़ इक्वल टू 30, ठीक है, मीन्स के n लार्ज कर दिया आपने। अब आप लार्ज, ये तो एक डिफ़ॉल्ट साइज़ था ना, अब आपने मीन्स के देखें n 30 कर दिया, सैंपल साइज़ 30 कर दिया, ये n सैंपल साइज़ 30 कर दिया, ठीक है। 30 करके देखेंगे जी, अच्छा आप 30 की बजाय ना आप यहाँ पे कर लें 45 कर लें, ठीक है, 45 ले लिया। तो 45 पे जाके आप ख़ुद सोचें कि जब सैंपल साइज़ 4 था तो इतने ज़्यादा हमारे पास उसके सैंपल्स बने थे, उनके जो हमने मीन्स निकाले थे वो इतने ज़्यादा 1000 तक जाके आगे भी मज़ीद निकलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक उसकी, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि देखें ना इसकी ये जो पीकनेस होती है, यहीं पे इसका मीन होता है, यहीं पे इसका मीडियन होता है और यहीं पे इसका मॉड होता है। अगर इसका मीन यहाँ पे लेट से आप कह लें कि 50 है, सपोज़ किया, फ़र्ज़ किया 55 है इसका मीन, अगर तो इसका मीडियन भी 55 है, इसका मॉड भी 55 है, ठीक है। तो ये चीज़ बता रही है यहाँ पे ये चीज़ कि इसका मॉड जो है वो 5 है 50 का। 50 मीन्स के 5 टाइम रिपीट हुई है, इसकी मतलब फ्रीक्वेंसी 50 है, कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है ना, बार बार रिपीट हो रही है 5 टाइम्स 6 टाइम, ठीक है। तो वो मॉड यही होता है ना कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। तो n जब 45 हो जाएगा तो आप देखेंगे ये वैल्यूज़ जो है ना, यही वैल्यूज़ ऊपर की तरफ लाए। मैं इसी कर्व में समझाने लगा हूँ, समझना है आपने बात को। वैल्यूज सपोज किया इस तरह की ही आई हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन अब जो है ना आपकी इस तरह होगी। अब क्या होगी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल की तरफ मूव करना शुरू कर गया इसने, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस सैंपल साइज़ पे भी ये एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं बन सकी है, उसकी शेप नहीं बना सकी है नॉर्मल की, मीन्स के जिसके कर्टोसिस 3 होते हैं, तो आप क्या करें, सैंपल साइज़ को मज़ीद बढ़ा दें। अगर आप सैंपल साइज़ और बढ़ाएंगे सिलेक्शन का, ठीक है, तो ये मज़ीद इसकी पीकनेस बढ़ जाएगी, और बढ़ाएंगे मज़ीद, यानी कि एक लेवल वो आता है, एक पॉइंट वहाँ पे वो आता है कि सैंपल साइज जब आप बहुत ज़्यादा लार्ज कर देते हैं तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो परफेक्टली नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक्चुअली के
जैसे जैसे आप सैंपल साइज़ बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो है कर्व आपकी जो है वो नॉर्मल को अप्रोच करती जाती है। अब मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन करता हूँ एक एग्जांपल के साथ कि एग्जांपल जो है वो कैसे हमें इस चीज़ को एलाबोरेट करती है। आप इतने में यूँ करें कि इसको आप नोट कर लें, कर्व वगैरह को मैं इंशाल्लाह इसके बाद एग्जांपल को डिफ़ाइन करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अब आप यहाँ पे आपने समझनी है कि अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है। A population of 29 years old males has a mean salary of $29,321। वो कह रहा है कि 29 साल के जो लोग हैं, जो मेल्स हैं, ठीक है, उनकी मीन सैलरी इतनी है। ठीक है, मीन सैलरी। अब वो कह रहा है कि अगर हम 100 का सैंपल, 100 बंदों का सैंपल पॉपुलेशन में से ड्रा कर लेते हैं, पॉपुलेशन में से ड्रा किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनकी मीन सैलरी जो है वो $29,000, $29,000 से लेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें गिवन है मीन सैलरी मीन्स के दिस इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या चीज़ है आपके पास, एन सैंपल साइज, और ये हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हैं, और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन होगा सवाल के अंदर। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ़ अ सैंपल ऑफ 100 men is taken with standard deviation of $2,120 विद स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे स्टूडेंट सॉरी ऐड कर लीजिएगा, हैज़ अ मीन सैलरी विद सिग्मा इज इक्वल टू इतने डॉलर्स, 20 है। ठीक है, ये इतने डॉलर्स, ये आपने ऐड कर लेना है मीन सैलरी ऑफ दिस एंड विद स्टैंडर्ड, वहाँ पे लिखा होगा विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस, तो ये सिग्मा के बराबर वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिग्मा, म्यू और एन, इन तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन की गई हैं। ठीक है, मैं सॉल्यूशन की तरफ मूव करता हूँ। बड़ी ही इजी एग्जांपल है ये। आपके पास म्यू क्या है 29321, सिग्मा क्या है वो है 2120, एन क्या है वो है 100, और प्रोबेबिलिटी दैट एक्स से एक्स बार इज़ लेस देन, देखें ये एक्स बार इज लेस देन 29,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर मीन सैलरी विल बी लेस देन दिस, मीन सैलरी विल बी लेस देन दिस वैल्यू। सो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार इज लेस देन 29,000। ठीक है, तो आप फर्ज करें यहाँ पे जो है कर्व बनी हुई है, कर्व आप बना लेते हैं, तो आप उसमें देख लेते हैं जी कि हमारे पास यहाँ पे मीन क्या गिवन था, जो म्यू की ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी हाँ जी 29321 आपके पास म्यू की वैल्यू थी। अब इस कर्व में कहीं पे वैल्यू लाई कर रही है आपने 29,000। ठीक है, अब 29,000 कहाँ पे लाई कर रही होगी, यहाँ पे आप देखें 29,000 कहाँ पे लाई करेगी, ये तो 29,321 है, तो 29,000 इससे ऑफ कोर्स पीछे होगी ना, तो 29,000 जो है वो यहाँ पे लाई करेगी, यूँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 29321 ये वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है वो ये है 29,000। तो हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इस लाइन से एरिया लेस का फाइंड आउट करना है, वही नॉर्मल का सवाल बन गया।
तो इसका मतलब है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है जी। तो अब इन 29,000 पे हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या बनती है। ये तो नॉर्मल कर्व पे वैल्यू आ गई ना, हम देखेंगे स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड पे क्या वैल्यू बनती है। जब यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिग्मा उसका 1 हो जाएगा, सही है, तो तब इसकी वैल्यू क्या बनती है, सही है। तो सिग्मा 1 पुट नहीं करना, सिग्मा हमने यही पुट करना है। मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं कि हम जब जी का फार्मूला लगाते हैं तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू वहां से मिलती है, जो कि हम जी के स्टैंडर्ड टेबल से देख सकते हैं। और जी का स्टैंडर्ड टेबल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जी का स्टैंडर्ड टेबल जो है वो निकाल सकते हैं, वहां से ये वैल्यू देख सकते हैं जो मैं फाइंड आउट करूंगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जी का फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है जी फार्मूला होता है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये फार्मूला होता है। बट यहाँ पे जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन है। तो जी का फार्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार मीन्स के सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का मीन डिवाइड विद सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार को आप क्या लिखते हैं, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n, ठीक है। तो कलेक्टिवली आप जी का क्या फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे तो कंसेप्ट दिया, कलेक्टिवली जी का क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट, सही है। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे हम और आंसर निकालेंगे। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, एक्स बार की जगह पे हम उसकी जो है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स बार माइनस म्यू। अब सवाल ये है कि एक्स बार की जगह पे हमने यहाँ पे क्या पुट करना है। तो एक्स बार जो है वो हमें क्या गिवन है, दिस 29,000। क्योंकि हमने यही चेक करना है कि एक्स बार इस वैल्यू से लेस है, तो 29,000 माइनस 29321 डिवाइड विद सिग्मा आपके पास क्या है जी, 2120 डिवाइड विद 100 का स्क्वायर रूट। सैंपल साइज लार्ज है, n 30 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल को अप्रोच कहीं ना कहीं करेगा, ज़रूर थोड़ा सा बेशक करे, क्योंकि ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम को अप्रोच कर जाएगा। तो जब आपका सैंपल लार्ज हो जाता है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आप जो है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूटिलाइज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को देखने के लिए। तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो जी का आंसर आएगा वो -1.51 आएगा आपके पास। इसको सॉल्व करने के बाद -1.51 जो है वो जी का आंसर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल इस शेप को, अब देखिए ये जो शेप बनी हुई थी -1.51 जहाँ पे मीन्स की आपकी वैल्यू आई है, अब आपने क्या करना है, शेप बना लेनी है, ये वाली शेप तो यही है। अब आपने क्या देना है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना, अब वो -1.51 आ रही है, यहाँ पे 0 हो गया था सेंटर में, ठीक है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो नॉर्मल हमने फाइंड की वैल्यू। तो -1.51 से लेके -∞ तक स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, -1.51 का एरिया आपको चाहिए। इससे लेस का, इससे ग्रेटर का होता तो आप फिर फाइंड आउट कर सकते थे माइनस करके उसमें से, ठीक है, ये ऐड करके। तो -1.51 से लेके -∞ तक आप, यानी कि आप स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल निकालेंगे। टेबल के अंदर आपको कैसे वैल्यू देखनी है वो मैं आपको हिंट बता देता हूँ। यहाँ पे ना आपको, यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन होंगी 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 0, -1, -1.2, -1.3, -1.5, इस तरह से वैल्यूज़ गिवन होंगी, ठीक है। और यहाँ पे 0.001, 0.002, तो इसका मतलब होता है अगर 1.1 है तो इसका मतलब है 1.01, इसका मतलब है 1.01, 0.001 है, इसका मतलब 1.011 ऐड अप कर देना है आपने उस एरिया को, ठीक है, इस नंबर को इसमें। तो ऐड अप करेंगे तो मतलब जो कलेक्टिवली नंबर बनेगा, यहाँ पे जो वैल्यू आपकी इंटरसेक्ट कर रही होगी वो आंसर जो है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू के लिए, उससे लेस एरिया इतना आ जाएगा आपका। तो आप स्टैंडर्ड नॉर्मल से इसकी वैल्यू देखेंगे तो वो आएगी 0.0668। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 0.0668
668 आएगी, ठीक है। मीन्स कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई है x बार इज़ लेस देन 29,000, वो आई है 0.0668। ये कलेक्टिवली जो है आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं जी, का ये जो आंसर निकाला है आपने, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं जी कि आप चेक कर सकते हैं सैम्पल साइज़ को बढ़ा के, आप देख लें कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रोबेबिलिटी की कि नहीं। आपने प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ पे लेस देन 29,000 है तो आप यहाँ पे मीन को चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, सिग्मा की चेंज कर सकते हैं, और इनको मीन्स का थोड़ा इंक्रीज सैम्पल साइज़ बढ़ाना है ना, आप यहाँ पे क्या करें, सैम्पल साइज़ को मज़ीद बढ़ा दें, ठीक है। 100 दिया हुआ है, आप यहाँ पे 500 कर लें, 500 का सैंपल कर लें, तो फिर आप देख लें इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑफ कोर्स ये वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो वैल्यू उसके बाद आएगी उसमें बहुत डिफरेंस होगा, जैसे जैसे आप सैंपल बढ़ाते जाएंगे साइज़, 100 से 500 किया, 500 से आप 1000 कर देंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि पॉसिबल पेयर्स जो आपके बनने हैं वो कितने बनते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में। आई होप कि आपको बड़ा इजी लगा होगा लेक्चर और समझ भी आया होगा, ठीक है। मज़ीद कोई क्वेश्चन वगैरह आपका हो तो वो कमेंट में पूछें, और अगर आपको लगता है कि कोई इसमें पॉइंट रह गया है जो मैं डेली बात करता हूँ, आप उसको भी लाजमी कमेंट में मेंशन करें ताकि मैं उसको क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। और एंड में वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, ठीक है, और बेल आइकन भी दबाना है। कुल मिला के इन तीनों कामों पे आपके सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आप लेक्चर नोट कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।